चलिए, तो डेफिनेट इंटीग्रेशन के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज सबसे पहला लेक्चर है और ये बहुत इजी टॉपिक है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन, बशर्ते आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए। सर हार्ड कर रहे हैं आप। इंटीग्रेशन मैंने क्या बोला कि डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर या एरिया बाउंडेड बाय कर्व या आगे का जितना भी कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस, वो आसान तभी होता है जब आप इंटीग्रेशन को बहुत अच्छे से पढ़े होते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में अगर थोड़ा बहुत हाथ तंग होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर ज़्यादा हाथ तंग होगा तो समस्या है। क्या बोले, फिर से सुन लो। डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर इंटीग्रेशन का पोर्शन यूज होता है तो इंटीग्रेशन एकदम ही नहीं आता है, तब दिक्कत है। अगर इंटीग्रेशन में थोड़ा बहुत नहीं आता है, मैक्सिमम चीज़ें आपको आती है, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। और यही हाल होगा एरिया बाउंडेड बाई कर्व में भी। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हें एकदम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का हर एक क्वेश्चन आना ज़रूरी है ना। एक हद तक नॉलेज होना ज़रूरी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे पढ़ाने के बाद तो एक हद तक नॉलेज हो ही जाता है कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन का सबसे पहला लेक्चर। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बार डेफिनेशन को आप पढ़ लीजिए, या फिर मैं पढ़ा दूं उसके बाद मैं डेफिनेशन को पढ़ाऊं। पहले पढ़ा दें उसके बाद डेफिनेशन को पढ़ाऊं। हाँ, देखिए कोई फंक्शन जो है f(x) वो सबसे पहले क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस, जिसका डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको चाहिए। कोई फंक्शन को ही ना इंटीग्रेट करोगे भाई, तो उसका डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर चाहिए तो वो फंक्शन पहले क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब उसमें बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। समझ में आ रही बात। कंटिन्यूअस फंक्शन किसे कहते हैं, आप ग्राफिकली एक बात दिमाग में रखो, वैसे तो पढ़ाया जा चुका है लेकिन बशर्ते कुछ लोग छोड़े हुए हैं, तो आप बस ये दिमाग में रखो कि कंटिन्यूअस फंक्शन का मतलब होता है कि ग्राफ में कहीं भी ये है, ये कंटिन्यूअस है, ये भी कंटिन्यूअस है, लेकिन ये ऐसे चला गया, फिर यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से गया ऐसे, यहाँ से ऐसे गया, तो ये क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। ये है नॉट कंटिन्यूअस। ये क्या है, कंटिन्यूअस। ये क्या है, कंटिन्यूअस। तो अगर हमारा फंक्शन फ्रॉम ए टू बी क्या हो, कंटिन्यूअस हो, तब हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अगर नहीं होगा तब क्या करेंगे सर, तो नहीं होगा तो आपको इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा 2-3 पार्ट्स में। क्या करना पड़ेगा, 2-3 पार्ट्स में, वो हम आगे चल के बताएंगे। सबसे पहले आप ये बस समझिए कि कोई भी f(x) जो होना चाहिए, फंक्शन होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए सर, लेट f(x) बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफाइंड होना चाहिए इन इंटरवल ऑफ क्लोज इंटरवल a to b एंड लेट द एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा, मतलब इंटीग्रेशन, याद रहेगा। एंटी डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव का उल्टा क्या होता है सर, इंटीग्रेशन। उसी का एक और नाम क्या है, प्रिमिटिव। क्या नाम है, प्रिमिटिव। तो एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव ऑफ f(x) भी कैपिटल f(x). मान लीजिए कि जो स्मॉल f(x) को अगर आप इंटीग्रेट करते हो तो कैपिटल f(x) आ जाता है। कुछ तो कुछ आएगा ना भाई, आप f(x) तो जानते नहीं हो अभी, तो बस f(x) का जानो कि इंटीग्रेशन करने पे क्या आ जाता है, कैपिटल f(x). देन द डेफिनिट इंटीग्रल ऑफ f(x) ओवर a, b क्लोज इंटरवल ऑब्टेन्ड बाई, किस फार्मूला से सर, देख लीजिए ये कैसे दिया जाता है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b। यहाँ पे क्या रहेगा सर, यहाँ पे क्या रहेगा, a टू b। बात समझ में आया। तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) फ्रॉम a टू b dx इज गिवन बाई, कैसे दिया जाता है, हमने क्या बोला था कि f(x) का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन क्या आ रहा है, कैपिटल f(x). तो मतलब आफ्टर इंटीग्रेशन जब आप f(x) को इंटीग्रेट करोगे तो इंटीग्रेट हो जाएगा,
इंटीग्रेशन आता है आपको? तो मान लीजिए कि उसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ एक्स आ गया, तो आने के बाद क्या करना है कि अब यहाँ पे बी और ए नहीं लिखना है, बल्कि राइट हैंड साइड के इस किनारे पे ए और बी लिखना है। क्या मतलब है सर इसका लिखने का क्या महत्व है? सबसे पहले अपर लिमिट को एक्स के जगह पे पुट किया जाएगा, कैपिटल एफ, और एक्स के जगह पे जहाँ भी एक्स रहेगा वहाँ कैपिटल बी, और माइनस जो एक्स है वहीं पे वापस कैपिटल ए, सॉरी स्मॉल ए। तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए क्या कहलाता है? डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी। डेफिनिट इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी किसका? तो स्मॉल एफ एक्स का। बात समझ में आ गया कि नहीं आया? यहाँ पे क्या नोट करके लिखा गया है? हियर ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली नोन एज द लोअर लिमिट एंड द अपर लिमिट ऑफ द इंटीग्रल। ये नीचे लिखा है सर ए, तो ए को आप लोअर लिमिट कहिएगा, बी कहाँ लिखा है तो उसको क्या बोलिएगा? अपर लिमिट। मतलब क्या करना है बेसिकली, जिसका भी डेफिनिट इंटीग्रेशन का साइन क्या होता है सर? इंटीग्रेशन पहले हुआ करता था यहाँ ए और बी नहीं होता था, याद करिए, बस ऐसे होता था। अब क्या रहेगा कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन तो करना है, लेकिन यहाँ पे ए से बी ऐसे दे देगा, कुछ नहीं करना है सर। आपको इसको क्या करना है? इंटीग्रेट करना है। मान लीजिए कि इसका इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स आ गया, तो जब आ गया तो आपको इसी में एक बार x के जगह पे क्या रखना है? b, और फिर x के जगह पे a रखना है, और दोनों के बीच में माइनस लगाना है। मतलब कि x के जगह पे जब आप b रख लेंगे फिर माइनस लगाना है, और फिर x के जगह पे a रखना है। कोई दिक्कत? पहले b ही रखेंगे। हाँ, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट। कोई दिक्कत है सर समझने में? अब आगे बढ़ जाते हैं। याद करो कि डेफिनिट इंटीग्रेशन में एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी नहीं आ रहा है, याद है कुछ? क्यों नहीं आ रहा है उसका जवाब भी हम लोग सीखेंगे। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल इज़ यूनिक, जबकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन यूनिक नहीं होता था। कारण इंटीग्रल कांस्टेंट के चलते। इंटीग्रल कांस्टेंट के चलते क्या मतलब है सर? मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx क्या होता है? sin x प्लस, तो c एक बच्चा जो है 10 बोला, दूसरा बच्चा जो है वो c के जगह पे 20 बोला, तीसरा बच्चा जो है प्लस k बोला, चौथा बच्चा जो है c बोला। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन कभी भी यूनिक नहीं होता था, डेफिनिट नहीं होता था। लेकिन डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है सर? यूनिक होता है, मतलब वो फिक्स होता है, उसकी वैल्यू बदल नहीं सकती है, जो आ गई आपकी वही सबकी। बात समझ में आ रही है? मतलब क्या हुआ सर कि इसमें इंटीग्रल कांस्टेंट जो है डेफिनिट इंटीग्रेशन में गायब हो जाता है। ठीक है सर, कैसे गायब हो जाता है उसको समझिए। मैं वैसे लिख दिया हूँ, उसके बावजूद मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। ठीक है सर, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स करना है फ्रॉम ए टू बी, तो अगर तुमको बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स को क्या मान लो? कैपिटल एफ एक्स, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, तो कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आया, कोई दिक्कत? मैंने इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करोगे तो सी आएगा ना, तो मैं उसे लिख देता हूँ कैपिटल एफ एक्स और प्लस सी। अब आपको क्या करना पड़ता है इंटीग्रेशन होने के बाद? अपर लिमिट को पहले और फिर लोअर लिमिट को पुट करना पड़ता है। इस सिंबल का क्या मतलब है कि आप x के जगह पे एक बार b पुट करिएगा, माइनस अगली बार a पुट करिएगा x के जगह पे। तो यहाँ x है तो यहाँ f ऑफ b पड़ेगा, यहाँ थोड़ी है, यहाँ तो c ऐसे ही है। बात समझ में आया? तो एक बार हमने b पुट किया, कहाँ पे पुट करते हैं सर? याद रखिएगा, यहाँ जो रहता है वो x बराबर रहता है, यहाँ भी जो रहता है वो x बराबर रहता है। जो एक्सटर्नल वेरिएबल यहाँ रहता है, जैसे यहाँ dx है ना, बोलो, तो ये जो एक्सटर्नल वेरिएबल x है यहाँ d ऑफ x, वो x ही है। ये समझ में आ रही बात? तो अब क्या होगा सर? कैपिटल ना, कैपिटल एफ ऑफ ए और प्लस सी। जरा ब्रैकेट को खोलिए,
जरा ब्रैकेट को खोलिए, माइनस एफ ऑफ ए और माइनस सी होगा कि नहीं होगा? बोलो, इस माइनस के चलते माइनस प्लस माइनस होगा ना, और ये कैंसिल हो जाता है। क्या ऐसा केवल इसी केस में होगा कि हमेशा होगा? क्योंकि हमको तो घटाना पड़ेगा ना सर, हमको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना पड़ेगा ना। तो इंटीग्रल वाला आएगा वो तो मैं लिख ही रहा हूँ, लेकिन जो भी इंटीग्रल कांस्टेंट इसमें आएगा, एक बार जो आपने लिख दिया वो लिख दिया, 10 लिख दिया तो 10 लिख दिया, तो अपर लिमिट में भी वही 10 आएगा और लोअर लिमिट में भी। ऐसा थोड़ी कि लोअर लिमिट में अलग आ जाएगा। एक बार जो आपने सी लिख दिया वो सी आएगा। अगर आपने यहाँ के लिखा, सपोज करिए कि यहाँ पे आपने के लिखा, तो यहाँ भी आपका के ही पड़ेगा जब अपर लिमिट पुट करेंगे, और जब लोअर लिमिट करेंगे तो भी के ही आएगा। तो अब के भी क्या हो जाएगा सर? कैंसिल हो जाएगा। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन हमेशा क्या होता है सर? यूनिक होता है। इस बात को याद कर लीजिएगा। द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन इज यूनिक। काहे सर? तो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करके दिखाया भी है, यहाँ पे एक्सप्लेन करके आपको दिखाया गया है कि ये सी और ये सी इस माइनस के चलते क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए आएगा। कोई दिक्कत है सर? बात समझ में आया? तो बेसिकली आप हल्का फुल्का डेफिनिट इंटीग्रेशन का मीनिंग समझे कि नहीं समझे, ये बताइए। अब देखिए, ये एक झूठ मूठ का लिखा हुआ है, आप लोगों को अच्छा लगने के लिए सब लिखा गया है, वैसे आप जान गए हैं, ठीक है ना? ये अच्छा लगने के लिए लिखा गया है, आपको क्या करना है आप जान चुके हैं। क्या है सर? देखिए, इवैल्यूएशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स, मतलब डेफिनिट इंटीग्रल्स को हम कैसे निकालते हैं सर। पहले क्या करते हैं? टू इवैल्यूएट द डेफिनिट इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स ऑफ अ कंटिन्यूअस फंक्शन एफ एक्स। ये बात दिमाग में रखिएगा। कभी भी आपको किसका डेफिनिट इंटीग्रल निकालना पड़ेगा? नहीं होगा अगर उस इंटरवल में ए से लेके बी तक है ना, लेफ्ट से राइट तक, तो उसमें कहीं ब्रेक आ गया तो आपको इंटीग्रेशन को भी ब्रेक कर करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जहाँ ब्रेक हुआ है, पहले मान लो ए से लेके बी तक यहाँ पे हैं हम, यहाँ ए है और यहाँ पे, और मान लो हमारा इंटीग्रेशन यहाँ ब्रेक हो गया सी पे। कहाँ पे? तो आपको क्या करना होगा कि ए टू बी जो इंटीग्रेट करना है उसमें ए टू बी नहीं कर पाएंगे आप, बिकॉज ऑफ कि फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो चुका है, ब्रेक हो चुका है। तो आपको कैसे इंटीग्रेट करना होगा? करना तो ए टू बी ही है, तो पहले आप ए टू बी सी करिएगा और फिर प्लस लिख के सी टू बी करिएगा। ये हम लोग डेफिनिट इंटीग्रेशन के प्रॉपर्टी में आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रही बात? पहले ए टू सी करेंगे और सी टू बी करेंगे, दो पार्ट में। मैंने बोला कि इस बात को हम लोग एक प्रॉपर्टी के माध्यम से भी पढ़ेंगे आगे, जब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन को समझेंगे। ठीक है सर? बस इतना समझ लीजिए कि कभी भी हम लोग इंटीग्रेट करते हैं तो किसको करते हैं? उस इंटरवल में ए से लेके बी तक में फंक्शन क्या होना चाहिए? कंटिन्यूअस। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है। एफ एक्स डी एक्स इज कंटिन्यूअस एफ एक्स डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। ठीक है? वी मे यूज़ द फॉलोइंग एल्गोरिथम, मतलब उस डेफिनिट इंटीग्रेशन को इवैल्यूएशन में हम लोग पहला एल्गोरिथम क्या यूज करते हैं? फाइंड द इंडेफिनिट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। सही है सर? लेट दिस फंक्शन भी कैपिटल एफ एक्स। मान लीजिए इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन निकाले, कैपिटल एफ एक्स आ गया। देयर इज़ नो नीड टू कीप द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि इसमें एक इंटीग्रल जो कांस्टेंट आता है उसको लिखें। सही है सर? क्योंकि आप जानते हैं वो कट जाता है। तो अगर स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रल कैपिटल एफ एक्स आ गया तो बस उसे ही लिखिए आप। सही है सर? स्टेप 2 क्या है? इवेलुएट एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ ए। तो पहले भी बोला गया है कि जब कैपिटल एफ एक्स आ गया तो उसमें बी रखिए, एफ ऑफ बी निकल गया, फिर ए रखिए, एफ ऑफ ए निकल गया। तीसरा स्टेप क्या किया गया कि एफ ऑफ बी में से एफ ऑफ ए घटा लीजिए। ये जो आया है वही है डेफिनिट इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। तो यही लिखा गया है, द नंबर ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 इज़ द वैल्यू ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल दिस। कोई दिक्कत है सर? तो ये झुटमुट का ही ना अच्छा लगने के लिए लिखा गया है, ये काम तो आप जानते ही हैं सर। कोई दिक्कत है? तो एक काम करते हैं सर, काम करते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हम लोग ज़रा डील करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ, मैं बोलूँ
हेलो हेलो, मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर dx फ्रॉम 3 to 4, फ्रॉम 3 to 4, तो क्या करेंगे सर? किसको? 3x स्क्वायर को, तो 3 कांस्टेंट की तरह बाहर, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x3/3, कोई दिक्कत? प्लस सी लिखेंगे नहीं, और जब इंटीग्रेट हो जाए तो मैं फिर क्या करूँगा सर? 3 और 4। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? x³ आया, और उसके बाद यहाँ 4 और यहाँ 3, तो पहले मैं 2 बॉक्स बनाऊंगा, बीच में माइनस लिखूंगा। ये हमेशा याद रख लीजिएगा, ये हमेशा करना है, भले आप मन में कर लें तो भी। 2 बॉक्स बनाना है, बीच में अब जहाँ भी x दिखाई दे रहा है आप 4 पुट करिए, तो 4 और पावर में 3, क्योंकि यहाँ पे जो रहता है वो x ही रहता है, याद रखिएगा। सही है सर? और माइनस फिर x के जगह पे 3 और यहाँ पे क्यूब, तो ये हो गया 64, और माइनस ये हो गया 27। 14 में से 7 गया सर, 7 बचा। 5 में से 2 गया सर, दिस इज योर आंसर। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन एक फिक्स नंबर देगा, एक यूनिक नंबर देगा। बात समझ में आया? क्योंकि आप इसमें f(b) माइनस f(a) निकालते हैं। ये बात अच्छे से समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर मैं आपसे पूछूं कि सर इंटीग्रेशन ऑफ साइन x फ्रॉम 0 to पाई dx, बताइए क्या लिखेंगे सर? माइनस कॉस x होता है सर, क्या होता है सर? और यहाँ पे क्या रखेंगे सर? तो यहाँ पाई। उसके बाद सर मैंने क्या बोला? पहले 2 बॉक्स और बीच में माइनस। अब x के जगह पे पाई रखना है, तो माइनस कॉस तो रहेगा ना, और यहाँ पाई, फिर माइनस, यहाँ पे माइनस कॉस 0 डिग्री। सर अब कॉस 180 डिग्री का वैल्यू आपको याद होना चाहिए सर। सर क्लास 11th की बात है, मैं क्या कर सकता हूँ? अब आएगा दबा दबा के। माइनस ये पहले से है, और कॉस पाई भी क्या होता है सर? -1 होता है। जिन लोगों को नहीं याद है याद कर लीजिए सर। ग्राफ किसका? ग्राफ कॉस का। ये 0 डिग्री, ये π/2 और ये पाई। तो पाई पे हमारा वैल्यू कहाँ गया? नीचे गया कि ऊपर? तो वो -1 होता है ना नीचे, और ऊपर में 1 होता है। क्लियर है सर? तो कॉस में जब 180 डिग्री जाएंगे तो -1 वैल्यू आया, तो मैंने माइनस पहले से था और एक -1 रख दिया। सही है सर? माइनस, अब ये माइनस पहले से, कॉस 0 डिग्री सर, तो 0 डिग्री पर देखो कितना ऊंचाई तय कर रहा है, तो ऊपर ही कर रहा है ना 1। तो ये कितना आएगा सर? माइनस माइनस +1 और माइनस माइनस +1, यानी कितना सर? 2 आंसर हो गया। क्या ये बात समझ में आया सर? यस और नो? क्या ये बात समझ में आया सर? बिल्कुल। मैं एक बात और आपसे पूछ रहा हूँ। हेलो हेलो, नजरें बोर्ड पे। इंटीग्रेशन ऑफ, मैं आपसे पूछूं 0 to π/2, 0 to π/2, और मैं अब क्या लिख देता हूँ? cos x dx, cos x dx। तो फिर अब cos x का इंटीग्रेशन आप क्या बोलेंगे? cos x किसका इंटीग्रेशन होता है? sin x। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है सर? sin x। हो गया? c तो लिखेंगे नहीं। अब यहाँ 0 और यहाँ पे π/2, कितना होगा सर? sin π/2 माइनस sin 0 डिग्री। sin π/2 सर 1, और sin 0 डिग्री, तो आंसर सर 1। क्या ये बात समझ में आया? बोलिए, क्या ये बात समझ में आया? अब देखो, ये तो रहा बेसिक चीज़, ये तो रहा बेसिक चीज़ कि इंटीग्रेशन में अगर हमें आता है तो इंटीग्रेशन कर लेना है, और पहले अपर लिमिट डालना है, माइनस फिर लोअर लिमिट करना है।
एक छोटा सा और बड़ा क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो हमारे पास एक्स स्क्वायर है, या फिर मैं ऐसे कर लेता हूँ 3 या 4x क्यूब है और माइनस में साइन एक्स है, ठीक है सर, और प्लस मान लो कॉस एक्स है, और मेरे को इंटीग्रेट करना है इसको कितना 0 से लेके मान लो 4 तक, या 0 से लेके नहीं बल्कि मैं बोल देता हूँ 5 से लेके 6 तक, 5 से लेके 6 तक। तो मैं क्या करूँगा सर, मैं बारी बारी से जैसे इंटीग्रेट करता था ज़िंदगी में पहले, वैसे ही मैं अभी भी करूँगा सर। 4 बाहर और एक्स क्यू का इंटीग्रेशन 4/4 माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो एक माइनस पहले से लगा है सर, तो प्लस कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन सर साइन एक्स, फिर सर अपर लिमिट 6 और लोअर लिमिट 5। क्या ये बात समझ में आया सर? अपर लिमिट 6 रखना है, पहले 4 से 4 कैंसिल कर लो। तो मैंने क्या बोला कि सबसे पहले 2 बॉक्स बनाओ, 2 बॉक्स बनाओ सर पहले। अब जहाँ भी x आपको दिखाई दे रहा है वहाँ आपको x के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, 6 रखना पड़ेगा। तो ये 6 का पावर 4 प्लस कॉस ऑफ 6 प्लस साइन ऑफ 6, फिर 5 का पावर, अब 5 डालिएगा ना आप, तो माइनस के बाद सारे x के जगह पे कितना होगा, 5 का पावर 4 प्लस कॉस 5 प्लस साइन 5। सर आंसर क्या हुआ? तो 6 का पावर 4 प्लस 6 का पावर 4 कोई निकाला है? कितना आया है? हाँ, और 5 का पावर 4 मतलब ये वैल्यू कितना आया है? 1296 माइनस ये कितना सर 625 प्लस कॉस 6 प्लस, अब कुछ लोग वैल्यू निकाल देंगे ना कॉस 6 का। हमें तो नहीं आता है, तुम्हें आता है तो बता दो। अब ये जो कैलकुलेशन आएगा वही आपका क्या है सर, आंसर है। कॉस 30 डिग्री निकालने जानते हो, कॉस 6 डिग्री थोड़ी, और वो भी 6 डिग्री नहीं है, वो रेडियन है, समझ रहे हैं ना आप, रेडियन है वो, डिग्री नहीं है। तो उतना ही उसको रहने देंगे। बात समझ में आया? उसको माइनस करके, हाँ, माइनस करके जो आएगा वो, और ये वाला पूरा पार्ट। ठीक है सर, बात समझ गए? मतलब बड़ा भी क्वेश्चन रहे तो घबराना नहीं है, आपको पूरा इंटीग्रेट करना है। एक बार अपर लिमिट सारे जगह रखना है माइनस, फिर लोअर लिमिट सारे जगह रखना है, फिर दोनों को घटा देना है। कैलकुलेशन उसका भी इसका भी, दोनों को क्या कर देना है सर, घटा देना है। कोई दिक्कत? तो ये तो रहा छोटी छोटी बातें। असली बात अब शुरू होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग। अगली बातें क्या है सर? अगली बातें क्या है सर? जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है सर, बोलिए। डेफिनिट इंटीग्रेशन का क्या ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम क्या करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है सर, पढ़िए ज़रा, बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे आप एरिया बाउंडेड बाई कर्व भी समझ जाइएगा इसी केवल लेक्चर में। क्या बोले हम? इस थ्योरी को अगर आप समझ लीजिएगा तो इसी लेक्चर में आप एरिया बाउंडेड बाई कर्व भी समझ जाइएगा। बस एरिया बाउंडेड बाई कर्व में हमको थोड़ा सा 1-2 बातें बोलना पड़ेगा। ठीक है सर, तो मैं वो दोनों बातें एक साथ ख़त्म करने वाला हूँ। ठीक है सर, वहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, आपको सब आने लगेगा।
क्योंकि मैंने यहाँ पे समय दिया है, यहाँ पे हम समय देंगे भी। क्या है सर, पहला बताइए। नोट में लिखा गया है कि डेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स अलजेब्राइक एरिया, मतलब जो डेफिनिट इंटीग्रेशन आप निकालते हो वो होता क्या है, अलजेब्राइक एरिया होता है। एरिया मतलब कोई जगह है, उसके अंदर के ऊपर का सरफेस का जगह, समझ रहे बात को। जैसे एक ट्रायंगल है तो उसका एरिया क्या होगा, इसके अंदर का जगह। एक सर्कल है, उसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होता है, उसके अंदर का जगह। बात समझ में आया। एक ट्रेपेजियम है, इसका एरिया का क्या मतलब हुआ, इस ट्रेपेजियम के अंदर कितना जगह है, यही ना होता है। तो भैया डेफिनिट इंटीग्रेशन नॉर्मल एरिया नहीं देता है, अलजेब्रिक एरिया का क्या मतलब हुआ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलजेब्रिक एरिया, मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एरिया का मतलब क्या लिखे हैं, एरिया विथ साइन, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। कहोगे सर एरिया तो नेगेटिव होता नहीं है। मैंने कहा कि एरिया नेगेटिव होता है। हमने बस ये कहा कि डेफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है वो एरिया नहीं देता है, वो एरिया को विथ साइन कैलकुलेट करता है। एरिया विथ साइन मतलब अलजेब्रिक एरिया। एरिया विथ साइन का ही क्या मतलब है, अलजेब्रिक एरिया। क्या मतलब है सर, समझ में नहीं आ रहा है। हम बोलेंगे कि अभी अभी तुमको एक एग्जाम्पल दिया गया था किस चीज़ का, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स का दिया गया था। बोलो, वापस से इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं, केवल ऊपर वाला, ठीक है सर, नहीं केवल नीचे वाला। ऊपर वाला तो हम समझ में आ रही बात ना। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई साइन एक्स डी एक्स। मैंने बोला कि ये जो डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो क्या देता है सर, अलजेब्रिक एरिया, मतलब एरिया विथ साइन, एरिया विथ साइन। आप ज़रा याद करो कि साइन एक्स का ग्राफ कभी ज़िंदगी में खींचे हो कि नहीं खींचे हो, ये पहले बताओ। खींचे हो ना, हाँ तब ठीक, खींचे हो ना। तो मान लो ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, ये कौन सा है लाइन, बोलो y बराबर 1, y बराबर 1, और ये y बराबर -1, और ये वाला y एक्सिस, समझ रहे हो ना। इसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्लू है पानी, ये हुआ x एक्सिस सर, और ये हुआ y एक्सिस। मैंने बोला कि y बराबर y बराबर साइन एक्स का ग्राफ खींचो। किसका ग्राफ, क्योंकि आपको इंटीग्रेट किसको करना है सर, साइन एक्स को। कहाँ से कहाँ तक सर, 0 से लेके पाई तक। तो अगर आप 0 यहाँ है सर आपका, और आप साइन एक्स का पूरा पहले ग्राफ खींच लीजिए, खींच लिए, लेकिन आपको मालूम है ना कि पाई यहीं तक जाता है, और ये ठीक बीच में क्या आता है सर, ठीक बीच में क्या आता है, पाई बाई। आपने देखा है कि अभी अभी आपने इंटीग्रेशन अगर फ्रॉम 0 to पाई निकाला तो 0 तो यही ना है सर, इसी लाइन को ना x बराबर 0 कहते हैं कि नहीं कहते हैं आप, बोलिए। और ये लाइन को क्या बोल रहे हैं आप, x = पाई। तो मैंने बोला कि आपको x बराबर 0 से लेके x बराबर पाई के बीच में इंटीग्रेट करना है। तो आपने साइन एक्स को जो इंटीग्रेट किया है वो जानते हो क्या है, वो 0 और पाई के बीच में जो अंदर जगह घिरा हुआ है उसका एरिया है ये। अब क्या कोई फार्मूला है आपके पास इसका एरिया निकालने का, कहिएगा कि सर्कल का आधा है सर ना। सर एक मिनट सर, π/2 मतलब ओहो रेडियन में 2 एकम 2, 2 5 10, 2 7 14। देखो ये लगभग है, एग्जैक्ट नहीं होता है ना। पाई का वैल्यू 3.14 आया ही नहीं आज तक, है कि नहीं, एग्जैक्ट नहीं होता, लगभग है ना। तो ये भी क्या है सर, तो 1.57 ये है, माने यहाँ से यहाँ तक सर,
हेलो हेलो, यहाँ से यहाँ तक सर, यहाँ से यहाँ तक सर कितनी दूरी है? क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 ही ना है लेंथ, 0 से लेके पाई बाई 2 तक 1.57। फिर मैं बोलूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी तो पाई बाई 2 ही है, तो ये भी दूरी 1 तो सर रेडियस तो सेम है सर, तो सर्कल होना चाहिए। मैं बोलूँगा अच्छा ये कितना है सर, ये कितना है सर? हो लोचा हो गया सर, ये तो 1 है। तो क्या सेंटर से हर जगह की दूरियां बराबर हैं? नहीं। तो ये सर्कल का शेप नहीं है सर। 1.57 काफ़ी दूर है, मतलब आप जब सर्कल ये बनाते हैं तो ये बहुत ऐसे, समझ रहे हैं आप, बहुत दूर की तरफ ऐसे जाता है, समझ रहे हैं आप कि नहीं? क्योंकि ये 1 है और ये 1.57 है, तो 1.57 मतलब 1.5 लगभग, वो तो हमारा रफ डायग्राम है, समझ रहे हैं आप? तो मैंने आपको क्या समझाया कि वो सर्कल नहीं है जो आप एरिया पाई आर स्क्वायर करके बाई 2 कर दीजिएगा। क्लियर है? तो हमारा जो डेफिनिट इंटीग्रेशन है वो ऐसे ऐसे फिगरों का एरिया देता है जिस फिगर का हम एरिया डायरेक्ट याद नहीं किए हुए हैं। जैसे सर्कल का एरिया सब याद किए हुए हैं, पाई आर स्क्वायर। सर इसका एरिया का फार्मूला बता दो ना। कोई डायरेक्ट फार्मूला है सर? तो डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या करेगा कि ऐसे ऐसे फिगरों का भी एरिया देगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा एक बात बताओ, हेलो हेलो, समझ रहे बात को? तो मैं नोट करके क्या लिख सकता हूं सर? चाहे मैं एरिया जब पढ़ूंगा तब, है ना? अभी ये बात समझ में आ रही है ना? तो अभी ये बताइए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग हम लोग समझ रहे थे, इसमें 2 आपको क्या समझ में आया? ये तो अगर जरा बताइए कि अगर ये एरिया 2 स्क्वायर यूनिट है ना, 2 स्क्वायर यूनिट है, ये एरिया क्या है सर? 2 स्क्वायर यूनिट है, तो मैं ठीक आधा कर दूं, ठीक बीच में कर दूं, तो क्या होना चाहिए सर? 1 होना चाहिए। क्या आपने एक एग्जाम्पल में ये बात देखा था सर? क्या आपने एक एग्जाम्पल में ये बात देखा था? देखो cos x का इंटीग्रेशन करना था तो 1 आया था। कहोगे सर वो तो आप sin x का कह रहे थे, अभी cos x का कह रहे हैं। हम कहेंगे कि ग्राफ बनाओ जरा cos x का। सर वो आता है ना आपको कि नहीं आता है? cos x का ग्राफ आपको आता है कि नहीं आता है सर? पहले कंफर्म कर लीजिए, आता है यस और नो? पूछ लीजिए अपने मन से पूछिए, मन से पूछिए। किसका ग्राफ? cos x का। हाँ यहाँ से उतरता है। बोलो अब हमारी बात बताओ, ये 0 से लेके बाई 2, ठीक है सर? मैंने इसको कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट किया था? 0 से पाई बाई 2 तक। मैं यही वाला जो ओरिजिन है, हेलो हेलो हेलो, यही जो ओरिजिन है मैं यहाँ कर देता तो ये किसका ग्राफ हो जाता सर? ये किसका ग्राफ हो जाता सर? sin x का। तो मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया है सर। अगर आप cos x का ग्राफ खींचे हो 0 से पाई बाई 2 तक तो ये एरिया है ये। तो sin x का ग्राफ में वो शेप और अभी वाले शेप, दोनों शेप सेम है कि अलग है? तो जब शेप सेम है, बस ओरिजिन का और वाई एक्सिस का फ़र्क है, तो ये एरिया 1 है तो साइन में भी वो एरिया 1 ही ना होगा? सर मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, सर मेरे को भरोसा नहीं हो रहा है, आप करके दिखाओ। तो हम बोलेंगे कि आपको केवल क्या करना है? इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। कहाँ से कहाँ तक? 0 से पाई बाई 2 तक। तो एरिया 2 ना आके बल्कि 1 आएगा पक्का, क्योंकि अलजेब्रिक एरिया दे रहा है तो आधा में इंटीग्रेट करोगे तो आधा देगा। क्लियर है सर? अभी बहुत कुछ समझने वाले हो तुम, देखो कैसे कैसे। सर क्या आएगा सर? माइनस cos x, और कहाँ से कहाँ तक? 0 to पाई बाई
2। तो अब क्या पुट करोगे पहले ब्रैकेट में? तो माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2। कोई दिक्कत है सर? माइनस और यहाँ पे कॉस ऑफ 0 कॉस ऑफ। अब बताओ कॉस का ग्राफ हमने खींचा था? नहीं खींचा था, पहले खींचा था, मिटा दिए। तो कॉस एक्स का ग्राफ में हेलो कॉस एक्स के ग्राफ में ये होता है, तो ये 0 होता है ये। तो कॉस में पाई बाई 2 कितना होता है? अरे वाई में कितने हो? 0 हो ना, ऊपर गए ना नीचे गए, यहीं पे ना हो। तो एक्स का ना वैल्यू है, यहाँ डालते हो, और ये पूरे वाई का वैल्यू देता है, क्योंकि ये ग्राफ किसका होता है। तो एक्स की जगह पे पाई बाई 2 डाले तो वहाँ पे वाई में कुछ गए ही नहीं, तो वैल्यू कितना हो गया सर? -0। हाँ ये माइनस है। और कॉस 0 डिग्री सर, 0 डिग्री के लिए तो मैं एक्स में 0 डिग्री डाला तो 1 पे गया, तो ये कितना है सर? ये माइनस पहले से भी था। हेलो नहीं था ये माइनस? तो माइनस ये 1, तो ये 0 माइनस माइनस प्लस 1 आया ना 1। बोलो अब खूबसूरती देखो, डेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स अलजेब्रिक एरिया का, कि अगर तुम 0 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट कर दिए, ये क्या है? 2 पाई है सर। क्या आप भी मजाक करते रहते हो? अरे ये एक्स एक्सिस बोला गया है, ये 0 से पाई गया तो पाई से एक और पाई नहीं गया, तो 0 से कहाँ तक? तो आप विश्वास करो, अलजेब्रिक एरिया देता है तो ऊपर वाला प्लस देगा और नीचे वाला। क्लियर हो? तो डेफिनिट इंटीग्रेशन तुम्हें ऐसा नहीं कहेगा कि 2 आ गया -2 आ गया। डेफिनिट इंटीग्रेशन उसे कैलकुलेट करके दे देगा 0 सीधा। वो बीच का सेपरेशन को नहीं दिखाएगा तुम्हें, बीच के सिचुएशन को नहीं दिखाएगा। वो 0 से लेके अगर तुम 2 पाई तक साइन को इंटीग्रेट किए तो आंसर को क्या कर देगा? कारण ऊपर जितना गया उसके लिए एरिया 2 दिया, और नीचे जिसके लिए गया उसके लिए एरिया माइनस दिया। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? तो एक उतना ही यूनिट, उतना ही ना शेप है, तो जगह अंदर का उतना ही ना रहेगा कि अलग हो जाएगा जगह वा। इसके अंदर का जगह वही रहेगा कि अलग रहेगा सर? शेप वही ना है, बस ये एरिया +2 होगा, ये एरिया तो पक्का 0 दे देगा। कहो सर हमें भरोसा नहीं है, एक बार आप करके दिखाओ। तो मैं करूँगा, लो कर लो। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? 0 से 2 पाई, और किसका sin x dx का क्या आंसर आएगा? मैं पहले ही जान गया क्या आंसर आएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को ग्राफ पता है sin x का, और sin x के ग्राफ में मैं 0 से लेके 2 पाई देख रहा हूँ कि जितना मैं ऊपर हूँ उतना ही तो एरिया। तो इसका आंसर तो मैं ऐसे ही बता दिया 0। अब कैलकुलेट करना है केवल आपको प्रूफ करने के लिए। समझ में आ रही है बात? हाँ मैं फार्मूला तो वही लिखूंगा ना sin x का इंटीग्रेशन का। क्या सर? माइनस कॉस एक्स। तो पहले 2 ब्रैकेट और बीच में माइनस, तो माइनस कॉस 0। पहले ऊपर का वाला डालते हैं भैया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भूल गए बताओ अभिषेक, उसे याद दिलाओ, कहीं बदल ना जाए वो मौसम के साथ। मंदिर तुमने नहीं जाना शुरू कर दिए? रितेश लोग तो आज मंदिर गया होगा सब। कैसे आएगा? कल बोले हैं उसको सोचना चाहिए। cos 2 पाई कितना होगा सर? भूल गए। हेलो cos 2 पाई नहीं आता है। मेरे को ग्राफ याद है, मैं ग्राफ को देखूंगा। किसके ग्राफ को देखूंगा? साइन के ग्राफ को कि कॉस के ग्राफ? हेलो कॉस के ग्राफ किधर हो? हेलो कॉस का ग्राफ किधर हो? यहाँ पे। मैं आगे और बढ़ाना पड़ेगा कि नहीं, ये पहले बताओ। ये ग्राफ 0 से लेके π/2 तक, ये कहाँ तक गया होगा? यहाँ कहाँ तक गया होगा? पाई तक। ये 3π/2 तक, और ये समझ में आ रही बात? ये पॉइंट पाई है और ये पॉइंट 3π/2 है, समझ रहे हैं आप? और फिर ये पॉइंट 2 पाई।
क्योंकि पाई पाई बाई 2 बढ़ना है। हेलो हेलो, पाई बाई 2 केवल बढ़ना है। देखो ये देखो, ध्यान से समझना। कैसे कैसे समझोगे? ध्यान से। हेलो, ये गया ऐसे, ये गया ऐसे, तो हर लेंथ देखो ये ऐसे भी तो गया है, तो ये लंबैया को याद रख लेना कितना होता है, तो अधवे ना है ये, तो ये भी पाई बाई 2, तो यहाँ से यहाँ तक कै गो पाई बाई 2, तो 2 गो पाई बाई 2 माने 1 गो पाई नहीं, यहाँ से और यहाँ चले गए तो ओरिजिन से यहाँ तक कहाँ तक गए, 3 गो पाई बाई 2, इसको याद रखना, 3 गो पाई बाई 2। यहाँ फिर 1 और पाई बाई 2 गए, उतना ही ना लेंथ भाई, देखो ना ज्योमेट्रिकल, देखो लंबैया तो उतने ना है, तो 4 गो पाई बाई 2 माने, कैसे भूलिएगा? भूलने देंगे नहीं हम आपको, भूलने देंगे नहीं हम आपको। कितना आया सर? तो 2 पाई पे ग्राफवा कहाँ गया है? समझ में आ रही है ना बात? किस पे गई है ग्राफ? मतलब cos 2 पाई, याद रखिएगा। कोई दिक्कत है? माइनस पहले से था, -1 मत बोलिएगा, ये माइनस पहले से था, cos 2 पाई में 1 ही लिखा हूँ, माइनस माइनस फिर cos 0 डिग्री सर, ये भी 0 डिग्री पे, देखो 0 डिग्री में समझ रहे हो ना, x का वैल्यू माइनस माइनस। सर सर मैंने पहले ही बोल रखा था, मैंने ऑलरेडी पहले ही बोल रखा था कि आंसर क्या आएगा, 0। क्लियर है? तो अगर आपको ग्राफ दिमाग में है, अगर आपके दिमाग में ग्राफ है, तो क्या आप लोग डायरेक्ट आंसर नहीं बोल लीजिएगा? अब आप ये भी जान चुके हैं कि ये पूरा जो लेंथ होता है 0 से पाई तक, 0 से लेके पाई तक, उसमें ये जो होता है, ये जो अंदरवा वाला, ये इसका एरिया क्या होता है, 2। निकाले हो सर? नहीं निकाले हो? तो इसके आधवा का एरिया 1। ऐसा अगर 3 को मिल गया तब, अब तुम्हारा ज़िंदगी के मज़े हम लेंगे, देखो कैसे। क्या हो गया सर? कुछ गड़बड़ी ना है? अब मैं ये बोल रहा हूँ, हेलो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स फ्रॉम 0 से लेके 5 पाई। अब हम सॉल्व नहीं करेंगे, अब मैं ग्राफ बनाऊंगा केवल। किसका किसका ग्राफ बनाऊंगा मैं? नहीं, जिसको इंटीग्रेट करना है उसका, जो आ गया वो नहीं, तो फिर फ़ायदा क्या? इंटीग्रेट तो करना ही पड़ा। अगर मेरे को इंटीग्रेट करने के बाद हमको अपना रीजन का ग्राफ देखना है, तो फिर फ़ायदा क्या? किसका? ये, हाँ ये कॉस का है, ये गलती है। किसका बनाएंगे ग्राफ? साइन का। किसका बनाएंगे? साइन का। क्यों? क्योंकि अच्छा, मैं इसीलिए तुम लोग बोले ना, बन गया ग्राफ, उसके बाद तुम लोग बोल दिए सर भारत माता की जय। नहीं सुना करो, चंद्रशेखर आज़ाद अमर रहे भी पीछे चल सकता है। नहीं, बच्चे होते हैं पीछे से बोलते हैं, आगे सुनते ही नहीं है, बस अमर रहे बोलते हैं। किसका ग्राफ बनाना है सर? ये बना दिए ग्राफ, बन गया। ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई। आगे और बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है बताइए? बढ़ना है ना? यहाँ पे और यहाँ पे सुनिएगा। हेलो, ये एरिया सर 2, ये इसका आंसर सर 2। कैसे? ये इससे ख़त्म, ये इससे ख़त्म, आंसर फाइनली 2 आएगा। ठीक है सर। अगर आपको इंटीग्रेशन 0 से लेके 3 पाई बाई 2 तक करना है, किसका? साइन एक्स डी एक्स का, तो आप बस ये पहले क्लियरिफाई करिए कि आप रहिएगा कहाँ तक। 3 पाई बाई 2 हैं आप, मतलब 3 गो पाई बाई 2, तो आपको पाई बाई 2 भी चलने बताए हैं। कैसे चला जाता है सर? पहले इतना होता है 1 गो पाई बाई 2,
अब फिर उतने चल दिए तो एगो और पाई बाई टू, 2 गो पाई बाई टू, फिर नहीं आधवे चलना है ना सर, ये पूरा चल दीजिएगा तो ये लेंथ पाई का हो जाता है। हमको आधवे चलना है, आधवे 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 3 गो पाई बाई टू, यानी यहाँ एक लाइन खींचिए और 0 से लेके 3 पाई बाई 2 तक को आंखें फाड़ के देखिए। कैसे? आंखें फाड़ के देखिए कि सर इसमें हमको चलना था तो हमको इतना फिर इतना, ऐसे ऐसे ही न थे हम लोग, तो ये कितना और ये हो अधवे हो, तो कितना होगा आंसर सर? 2 - 1 यानी 1। आप निकाल के देख लीजिएगा, आपका वही आएगा। समझ रहे हैं बात कि नहीं समझे? ये 5 वाला हो गया ना, हमारे हर चैप्टर के साथ 5 वाला है। 1 सेकेंड में आंसर। बहुत सारे क्वेश्चंस का डेफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, प्रॉपर्टी की मदद से, थ्योरी की मदद से, कॉन्सेप्ट की मदद से मैं देखूंगा और आंसर। समझ रहे हैं आप? तो अब जो है थोड़ा सा इससे रिलेटेड थ्योरी को मैं और भी बढ़ाता हूँ आगे। अब ये तो बात समझ गए कि डेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स अलजेब्रिक एरिया। किसके किसके बीच का सर? देखिएगा, हेलो हेलो, किसके किसके बीच का सर? तो y बराबर fx, y बराबर, ये किसका ग्राफ है सर? y बराबर fx। सर fx क्या है यहाँ पे? sin x। तो y बराबर fx के बीच का, y बराबर fx के बीच का, साथ में dx, dx मतलब x एक्सिस, dx मतलब x एक्सिस, समझ रहे हैं आप? और फिर x बराबर 0 लाइन, x बराबर 0 लाइन, फिर x बराबर 5 पाई है तो 5 पाई, 5 पाई है तो 5 पाई। तो अब देखो साइन x का ग्राफ केवल इतना, केवल कब रहता है? जब पाई पे रहते तब ना। यहाँ पे साइन x का ग्राफ तो ये पूरा चलता रहेगा ना, ऐसे बोलो। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन किसके किसके बीच का अलजेब्रिक एरिया देता है? y बराबर साइन x, फिर x एक्सिस में मेरा पूरा x एक्सिस जाएगा, बोलो, और फिर x बराबर 0 लाइन और x बराबर 5 पाई बाई लाइन के बीच का जितना एरिया आएगा उस सब को विथ साइन जोड़ेगा, ऊपर तो प्लस नीचे तो माइनस, और कैलकुलेट करके डायरेक्ट आंसर देगा। कैलकुलेट करके क्या कर देगा? डायरेक्ट आंसर देगा। क्या ये बात समझ में आया? यस और नो? अब असली वाली बात, असली वाली बात अब यहाँ से शुरू होगी। असली वाली बात, जब ग्राफ y बराबर fx x एक्सिस के ऊपर हो और तुम्हें लेफ्ट टू राइट इंटीग्रेट करना हो, राइट, लेफ्ट टू राइट, क्या मतलब है सर? क्या मतलब है? क्या मतलब है सर? हेलो हेलो, नजरें बोर्ड पे, ये 0 है मान लीजिए, ठीक है सर? ये है मान लो ग्राफ हमारा, कोई भी फंक्शन का ग्राफ हो सकता है। मेरे को अगर लेफ्ट टू राइट इंटीग्रेट, ये y बराबर किसका ग्राफ है? f ऑफ x का, y बराबर f ऑफ x का। अरे ग्राफ तो हम नहीं जानते हैं भाई, फंक्शन मेरे पास क्या है हम तो नहीं जानते हैं ना, हम जनरल फिगर बना दिया आपको। तो ये मान लो y बराबर fx। हाँ, मैंने बोला था कि ग्राफ fx कहाँ होना चाहिए? x एक्सिस के ऊपर। और अगर तुमको ग्राफ कहाँ से कहाँ तक करना हो? लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट का मतलब पहले 2 फिर 4 आता है कि नहीं? 4 से 2 अगर आए तो, अगर इंटीग्रेशन में मैं यहाँ 4 से 2 कर दूँ तो तुम लेफ्ट टू राइट गए हो या राइट टू लेफ्ट आए हो? क्योंकि समझ में आ रही है ना बात? 4 से 2 जा रहे हो तो 4 उधर होता है, 2 इधर होता है, तो 4 से 2 ऐसे नहीं बोलोगे, ऐसे नहीं बोलोगे, कहोगे कि 4 से 2 मतलब 4 से 2, 4 से 2, उधर से इधर आओगे, माने राइट टू। सही है सर? तो अभी किसकी बात चल रही है? लेफ्ट टू राइट। तो मान लीजिए, आहा, नहीं नहीं, आहा,
ये पंडित जी लोग ना इतना लूटते हैं, क्या बताएं हम। x बराबर a, x बराबर b। तो जब ग्राफ हमारा x एक्सिस के ऊपर हो, अगर हम लेफ़्ट टू राइट गए हों, तो उस समय मान लीजिए कि इस मैंने किसके किसके बीच का एरिया देगा उस समय, किसके किसके बीच का एरिया देगा। अगर मैं बोलूँ इंटीग्रेशन ऑफ a टू b और f ऑफ x dx, तो ये क्या देगा। तो मान लीजिए कि fx तो आपका यही है, तो ये fx का पूरा ग्राफ में आपको क्या करना है कि x बराबर a लाइन, x बराबर b लाइन, और यहाँ पे जो छुपा रहता है dx, उसका मतलब होता है x एक्सिस से कौन क्षेत्रफल घिरा, पूरा x एक्सिस से घिरा हुआ क्षेत्र कौन हुआ, यही ना हुआ। तो इसका एरिया मान लीजिए आप A1, क्या मान लीजिए सर, A1, क्या मान लीजिए सर, A1। तो ये क्या देगा, A1 देगा। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे वाला बात देखिए, आगे वाला, जब ग्राफ y बराबर fx x एक्सिस के ऊपर हो, मतलब अभी ग्राफ ऊपर ही है, और तुम्हें राइट टू लेफ्ट इंटीग्रेट करना हो, क्या मतलब है सर इसका। अभी भी तुम्हारा ग्राफ कहाँ है सर, ग्राफ कहाँ है तुम्हारा, ऊपर ही है, लेकिन अब जो लाइन है x बराबर a और x बराबर b, उसमें तुम्हें राइट टू लेफ़्ट इंटीग्रेट करना हो। यानी कि अगर मैं b को राइट में ही मानूं और a को लेफ़्ट में मानूं, तो मेरे को अगर इंटीग्रेशन क्या करना हो, f ऑफ x dx, और मेरे को कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना हो, b टू a, तभी ना मैं राइट टू लेफ़्ट बोलूँगा। मेरे को अगर इंटीग्रेट b टू a करना होगा, तो उस समय ये जो आएगा वो तुम जानते हो अलजेब्रिक एरिया आता है। तो राइट देखो, लेफ़्ट टू राइट जाते थे तो प्लस a1 आया था, अब राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं तो ये पक्का जो आंसर आएगा वो -a1 आएगा। क्या ये बात पच रहा है कि नहीं, बिकॉज ऑफ राइट टू लेफ़्ट। कहोगे सर मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, हम बोलेंगे कि एक एग्जाम्पल समझो। हेलो एक एग्जाम्पल समझो। अगर तुम a टू b f ऑफ x को इंटीग्रेट कर रहे थे, ठीक है सर, चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से ही समझा देते हैं। मान लो ये x है और यहाँ तुम 3 to 4 इंटीग्रेट कर रहे हो, तो ये इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा। मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ, कोई दिक्कत है सर। तो ये 3 to 4 यानी कि 2 से 2 स्वाहा, तो ये कितना आया, 4 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि 16 माइनस 9, यानी कितना 7। अगर इसी इंटीग्रेशन को मैं ऊपर, ये मेरा y बराबर फंक्शन देखना, y बराबर जो x होता है ना, y बराबर 2x, वो यही ग्राफ होता है, समझ रहे हो आप। और तुम 2 से लेके कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हो, 4 तक। ये किसका ग्राफ है, y बराबर 2x का, और y बराबर 2x ग्राफ ऐसे ही होता है, सही है सर। तो अगर 3 से 4 तुमको इंटीग्रेट करना है, कहाँ से कहाँ तक, तो मैं अब उल्टा कर दिया, 4 से 3 कर दिया। तो अब तुम राइट से लेफ्ट ना आ रहे हो, तो अब ज़रा बताओ, इंटीग्रेशन तो अभी भी x स्क्वायर ही रहेगा, लेकिन अब तुम ऊपर में क्या लिखोगे, 3, और नीचे में, तो ऊपर में 3 स्क्वायर लिखोगे माइनस 4 स्क्वायर। तुम खुद सोचो कि अगर अपर लिमिट को लोअर लिमिट से रिप्लेस करोगे, तो पहले f ऑफ a माइनस f ऑफ b आता था, अब f ऑफ b माइनस f ऑफ a आएगा। तो एक माइनस आएगा कि नहीं आएगा। तो हमेशा याद रखना कि अगर राइट टू लेफ्ट इंटीग्रेट करना हो और हमारा फंक्शन भी ऊपर ही हो, तो जो डेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा, वो जो भी एरिया आएगा उसके अंदर का ऑक्यूपाई स्पेस जो आएगा, उसमें माइनस लगा के देगा वो। तुम देख लो यहाँ सीधा, मैंने 7 दिया, ऐसा नहीं कि 8 दे दिया, एरिया वही दिया लेकिन विथ नेगेटिव सिंबल दिया, बिकॉज ऑफ कि आप राइट टू लेफ्ट आ रहे थे। हाँ, मैंने एरिया विथ साइन, एरिया विथ साइन, इसीलिए तो बोला गया कि डेफिनिट इंटीग्रेशन नॉट गिव्स एरिया, डेफिनिट इंटीग्रेशन गिव्स
अलजेब्रिक एरिया। और मीनिंग ऑफ अलजेब्रिक एरिया मतलब एरिया विथ साइन। अगर आप ऊपर हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो एरिया पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर आप ऊपर हैं और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो जो आएगा वो एरिया आएगा, लेकिन वो एरिया पक्का नेगेटिव आएगा। अगर आप ये कंफर्म है कि हम एक्स एक्सिस से ऊपर भी हैं और हम राइट से लेफ्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं। समझ में आ रही बात? सर तो पता कैसे चलेगा कि राइट टू लेफ्ट जाना है कि लेफ्ट? तो आँखिया से ना लौकी कि 4 से 3 जा तो कि 3 से 4, ये पहले बोला। तो आँख से ना लौकी कि 3 से 10 जा तो कि 10 से 3। कितना है बताओ ना। अरे तुमको नहीं दिखाई देगा कि तुमको 2 से 10 जाना है कि 10 से 2 जाना है? बोलो। तो अगर तुमको 2 से 10 जाना है तो मतलब एरिया प्लस आएगा। यदि हमारा फंक्शन ऊपर रहेगा तब, ऊपर भी रहना चाहिए। क्या होगा जब फंक्शन नीचे हो जाए और तुम्हें लेफ्ट टू राइट करना हो? उस पे आते हैं। जब ग्राफ y बराबर एफ एक्स एक्सिस के नीचे हो, हेलो, और तुम्हें लेफ्ट टू राइट ही इंटीग्रेट करना हो, ये है हमारा ग्राफ। और अब हमारा ग्राफ y बराबर एफ एक्स कहाँ हो चुका है? नीचे हो चुका है। मान लो ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है? बोलो। y बराबर एफ एक्स, और यहाँ पे तुम्हें x बराबर a लाइन और x बराबर, और तुम्हें इंटीग्रेट जो करना है उसमें x बराबर a, x बराबर b में लेफ़्ट टू राइट जाना है कि राइट टू लेफ्ट जाना है? माने ऐसे ही जा रहे हो a से b तक, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स ही है और यहाँ a टू b हो, लेकिन तुम कहाँ हो चुके हो? नीचे। तो अगर डेफिनिट इंटीग्रेशन एरिया विथ साइन देता है तो लेफ़्ट टू राइट के चलते तो नेगेटिव नहीं आएगा, लेफ़्ट टू राइट के चलते तो नेगेटिव नहीं आएगा। लेकिन हमारा ग्राफ नीचे है तो एरिया विथ साइन देता है अलजेब्रिक एरिया, तो भैया नेगेटिव होगा। मतलब अगर इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A1 है तो मेरे को -A1 मिलेगा। समझ में आ रही बात? ड्यू टू डाउन द ग्राफ, या फिर मैं बोल सकता हूँ ड्यू टू बिलो द ग्राफ ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस के नीचे ग्राफ होने के चलते क्या होगा जब नीचे भी ग्राफ हो और हमें राइट टू लेफ्ट आना हो? क्लियर है? 2 को माइनस आ जाएगा। जब ग्राफ y बराबर एफ ऑफ एक्स एक्सिस के नीचे हो और तुम्हें राइट टू लेफ्ट इंटीग्रेट करना हो, तुम्हें राइट टू लेफ्ट इंटीग्रेट करना हो, बात समझ रहे हो आप? तुम्हारा ग्राफ कहाँ हो चुका है बताओ? नीचे ही है। हेलो, नीचे ही है, लेकिन तुम्हें कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है? तो मान लो तुम्हारा x बराबर a यही है और x बराबर b यही है। अब तुमको इंटीग्रेट करना है f ऑफ x को, तो नीचे को करना है, नीचे को करना है। और राइट टू लेफ्ट मतलब यहाँ a टू b लिखोगे कि b टू a लिखोगे? b टू a, लेफ्ट टू राइट। ठीक है सर? तो ये क्या आएगा? माइनस ऑफ -A1। अगर आप इस एरिया को क्या बोल रहे हो? इस एरिया को क्या बोल रहे हो? A1 बोल रहे हो। तो ये माइनस नीचे के चलते आया और एगो राइट टू लेफ्ट के चलते एगो माइनस आया, तो बेसिकली ये प्लस आ जाएगा। मैं एक एग्जांपल देके समझा दूँ इसे। बोलो। साइन एक्स का ग्राफ, हेलो चलो कॉस एक्स का ग्राफ मैं कर देता हूँ। कॉस एक्स का, घबराओ मत, समझ लो, ये क्लियर हो जाएगा। ये कितना है? π/2 है और ये पाई है ना। ये किसका ग्राफ है? y बराबर कॉस एक्स का। मैं कॉस एक्स को इंटीग्रेट करूँगा। हेलो हेलो, मैं कॉस एक्स को इंटीग्रेट करूँगा कहाँ से कहाँ तक? नीचे रखना है हमको ग्राफ को ना। हमें ग्राफ को कहाँ रखना है? नीचे रखना है। ध्यान से समझना, नीचे रखना है। तो π/2 से लेके पाई में हमारा ग्राफ नीचे है ना, और हमें राइट टू लेफ्ट जाना है। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? पहले
बताओ, राइट टू लेफ्ट जाना है, राइट टू लेफ्ट क्या जाना है, क्या लिखूँ मैं यहाँ पे? पाई। और यहाँ पे तुम्हारा कपार। cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? और अपर लिमिट पाई बाई 2 और लोअर लिमिट पाई। साइन पाई बाई 2 होगा पहले और माइनस साइन पाई। मैंने ग्राफ नीचे था उसको इंटीग्रेट किया था कि ऊपर था उसको किया था? नीचे था ना। और मैंने लेफ़्ट टू राइट गया था कि राइट टू लेफ़्ट गया था? तो एरिया क्या आना चाहिए? नेगेटिव आना चाहिए महाराज हो। नीचे हो और राइट टू लेफ्ट आ रहे हो तो नीचे के चलते एगो माइनस, एगो राइट टू लेफ्ट के चलते माइनस, दो गो माइनस मिल के प्लस ना एरिया करेगा। यहाँ देख भी रहे हो कि माइनस माइनस प्लस एरिया हो जाएगा, आप कह भी रहे हो कि नहीं माइनस से रहेगा, वो कैसे? हाँ, समझ में आ रही बात? क्या ये बात समझ में आया? तो आज का लेक्चर बस तुम्हारा ये इंट्रोडक्शन तक हुआ। कल के लेक्चर में हम लोग और भी क्वेश्चंस बनाएंगे। एक्चुअली तुम्हारा जो एक्सरसाइज पहला है, जो भी 7.11 हो या 10 हो, 7.8 है, 7.8 जो है उसके सारे क्वेश्चंस तुम क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो दिस इज़ योर होमवर्क। होमवर्क कितना है? एक्सरसाइज 7.8, ठीक है ना सर? मैं 7.9 का थ्योरी अगले क्लास में दूंगा, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद पूरा तुम्हारा डेफिनेट इंटीग्रेशन ख़त्म हो जाएगा। वो तो इंडेफिनिट था ना, इंडेफिनिट तो बन ही जाएगा ना। डेफिनिट इंटीग्रेशन का जहाँ से पहला एक्सरसाइज है वो बन जाएगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन अभी बाकी है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है उसमें, मैं वो बता दूंगा तो पूरा डेफिनिट इंटीग्रेशन क्लोज। बस क्वेश्चन खेलना होगा, ठीक है सर? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब करके रखेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको बहुत बेहतर कंटेंट मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।